हेलो एवरीवन। आज का न्यूज़पेपर हम अफ्रीकन यूनियन जो रिप्रेजेंट कर रहा है G20 में उससे स्टार्ट करेंगे। देखेंगे कि कैसे चाइना और रसिया पुश कर रहा है अफ्रीकन यूनियन को G20 के समिट में। देखो इस आर्टिकल में एक बात बताई गई है कि फोरम का नाम जो है G21 होगा नहीं होगा ये फ्यूचर की बात है, मगर अफ्रीकन यूनियन जो है वो G20 को ज्वाइन कर रहा है। इसमें एक क्वेश्चन निकलकर हमारे सामने ये आता है, क्या G20 में कोई ग्रुप अफ्रीकन यूनियन के अलावा होगा? तो हम जैसे जानते हैं G20 में G19+1 है। ये क्या है? +1 जो है ये यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूरोपियन यूनियन जो है बहुत सारी कंट्री का एक ग्रुप है जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और डेमोक्रेटिक राइट को इन्हेंस करता है और इकोनॉमी को अदर कंट्री में वेलफेयर के लिए यूज़ करता है। तो यहाँ पर G20 क्या है? एक्चुअली G19+1 है। इसमें एक ग्रुप जो शामिल है वो यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि अफ्रीकन यूनियन कब स्टेबलाइज हुआ था और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि अफ्रीकन यूनियन में 55 मेंबर स्टेट हैं। देखो कुछ बेसिक पॉइंट्स आप जान लो। पहला पॉइंट क्या है? अफ्रीकन यूनियन में 55 मेंबर हैं और ये फॉर्म्ड हुआ था 1963 में। ठीक है, ये मेनली इसका फॉर्मेशन का रीज़न था जो वेस्टर्न कंट्री अफ्रीका को एक्सप्लॉइट कर रही थी, इसकी डिपेंडेंसी को मिनिमाइज़ करना वेस्टर्न कंट्री पर। ठीक है, ये चीज़ 2-3 चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये कब फॉर्म हुआ था, कितने मेंबर स्टेट्स हैं इसमें, और इसका मेन रीज़न क्या था फॉर्म होने के पीछे। अगर हम लोगों को किसी यूनियन का रीज़न पता चल जाता है कि वो क्यों फॉर्म्ड हुआ था, तो हमें आगे उसकी डेट याद रखने में इजी हो जाती है। देखो 1963 का वो टाइम है जब 1947 के बाद, इंडिया की आज़ादी के बाद, बहुत सारे अफ्रीका की कंट्री यूनाइट हो रहे थे और अपने आप को वेस्ट से रिलीज़ कर रहे थे। तो यही है कि वेस्ट की डिपेंडेंसी पर कम करना और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना। देखो चौथा पॉइंट है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन गोल। ठीक है, मतलब इसका मेन गोल इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना है। ये चीज़ें कुछ अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मेन से रिलेटेड में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला पॉइंट है फ्री ट्रेड एरिया को बढ़ाना। अफ्रीकन यूनियन वर्क कर रहा है फ्री ट्रेड एरिया को बढ़ाने पर। और दूसरा पॉइंट जो है डिप्लोमेटिक अचीवमेंट कर रहा है, बहुत सारी कंट्री से डिप्लोमेटिक टाइज कर रहा है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम अक्सर हर आर्टिकल में लिखते हैं, विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट पर ये वर्क कर रहा है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए। अब अगली बात क्या है? शेरपा वर्ड यूज़ हुआ है। तो शेरपा वर्ड ये देखो यूज़ होता है, शेरपा मेनली नेपालीज वर्ड है। नेपाल में शेरपाज होते थे जो हिमालय में ट्रैकिंग करते थे, उन लोगों को गाइड करते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूरोपियन यूनियन ने ये वर्ड लिया है। अब G20 में शेरपास का वर्ड का यूज़ ऐसे यूज़ होता है पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब किसी कंट्री का कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है उसे शेरपा कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने 2 बेसिक चीज़ें जानी, अफ्रीकन यूनियन क्या है, कब स्टेबलाइज हुआ, क्या ऑब्जेक्टिव है, शेरपा किसको बोलते हैं और इस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ। ठीक है, अगला आर्टिकल जो है ब्लैक ग्रैंड इनिशिएटिव के बारे में है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो भी आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं या कोई आर्टिकल आपको ऐसा लग रहा है डिस्कस नहीं हुआ है, वो इन फ्यूचर अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आएगा। आप इसमें लगातार इस डिस्कशन को सुनिए, इससे शॉर्ट नोट्स बनाइए। कोई आर्टिकल एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नहीं छूटेगा। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। तो अगला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं हम ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के बारे में। देखो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के बारे में पहली ये चीज़ तो पता ही होना चाहिए कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या है। देखो हम जानते हैं ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव यूनाइटेड नेशन और टर्की के द्वारा ब्रोकर किया गया था। यूनाइटेड नेशन और टर्की के द्वारा ब्रोकर किया गया था, मतलब इन्होंने मीडिएशन किया था जुलाई
2022 में। ये जुलाई 2022 में मुझे इसलिए याद है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। तो इसका मेन रीज़न था रसिया को रिस्ट्रेन करना ब्लैक सी रीजन में, ताकि यूक्रेन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड कर सके। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पॉइंट वाइज आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये रसिया की जो नवल पावर है उसको कंट्रोल करने के लिए था, ताकि वो ब्लैक सी रीजन में अपना क्या कहते हैं ओपन कर सके, ब्लैक सी रीजन को ओपन कर सके यूक्रेन के ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए। क्योंकि यूक्रेन एक छोटा कंट्री है और ब्लैक सी से घिरा हुआ कंट्री है, तो इससे क्या होता है कि यूक्रेन की जो ग्रेन फैसिलिटी है वो सारे रीजन में नहीं पहुंच पाती है। दूसरा हमने बताया कि यूक्रेन इसको ब्रोकर किया गया था टर्की और यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्रीलिम्स में पूछी जाती है, इसका मेन उद्देश्य था, जो यूक्रेन व्यापार करता था वो 3 सी पोर्ट हैं, उसके 3 सी पोर्ट हैं। उस 3 सी पोर्ट्स में से पहला चोर्नोमॉर्स्क है, ओडेसा है और युजनी को दूसरा नाम पिवदीनी भी कहा जाता है। देखो आप 3 सी पोर्ट जरूर पता होना चाहिए, चर्नोवॉक, ठीक है, ओडेसा और युजनी, ठीक है, ये आपको नाम जरूर पता होना चाहिए। अगर आपको ये नाम नहीं पता तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, चर्नोमॉर्स्क, ओडेसा, युजनी, और युजनी को दूसरा नाम पिवदेनी भी कहा जाता है। ये चर्चा में है, इसके चर्चा में होने के पीछे क्या रीज़न है? आपसे ये पूछेगा ये सी पोर्ट है या किसी कंट्री की सिटीज़ हैं या हमारे म्यांमार में कू हुआ है तो उसकी मेन सिटीज़ है। वहीं आपका आंसर देखने लायक होगा कि आपने किस इंटेंसिटी से पढ़ा है, कितनी शिद्दत से आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर चर्नोमॉर्स्क, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चर्नोमॉर्स्क, ओडेसा, युजनी, पिवदीनी, ये आर्टिकल हम आगे भी डिस्कस करेंगे, मगर आज फ्रंट पेज पर आए हैं तो ब्रीफ में हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। अदर चीज़ें जान लेते हैं। जैसे ब्लैक सी है, तो ब्लैक सी में 2 मेन रिवर आप हमेशा याद रखना, एक है डेन्यूब रिवर और एक है डेनीपर रिवर। यहाँ पर डेन्यूब है और यहाँ पर डेनीपर है ये, ठीक है। और कैस्पियन सी में जो 2 रिवर मेन जा रही हैं उसमें बोल्गा और उराल है। ये बोल्गा है, ये बोल्गा है और ये उराल है। तो यहाँ पर कंपैरिजन कर अगर हम याद करेंगे तो इजीली हो जाएगा। देखो जो D4 है डेनीपर और डेन्यूब वो ब्लैक सी में जाकर मिलती है, और बोल्गा और यूराल तो माउंटेन भी है जो एशिया को और यूरोपियन यूनियन से अलग करता है। तो ये बोल्गा और यूराल जो है वो कैस्पियन सी में जाकर मिलती है। अदर चीज़ें मैं बता देता हूँ, मैंने जैसे ब्लैक सी के नेबरिंग कंट्री हैं वो कैसे याद किए थे। मैंने याद किए थे रुर BGT क्या होता है? देखो R फॉर हो गया रसिया, U फॉर हो गया यूक्रेन, R फॉर हो गया रोमानिया, B फॉर हो गया बुल्गारिया, G फॉर हो गया जॉर्जिया, T फॉर हो गया टर्की। तो ये ब्लैक सी को जो गैदर करते हैं वो कंट्री के नाम हो गया। और कैस्पियन सी को तो आपको इजीली पता होगा, कैस्पियन सी का फेमस एक शॉर्ट टर्म है कितार क्या है? कजाकिस्तान, ईरान, टर्की, आर्मेनिया और रसिया, ठीक है। ये अजरबैजान या आर्मेनिया है, इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, ये अजरबैजान या आर्मेनिया है, ठीक है। तो ये कितार उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर फ्रंट पेज से जानी कि फ्रंट पेज पर जो आर्टिकल अफ्रीकन यूनियन, शेरपा और ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है, इसके जो दिए गए थे आर्टिकल उसके हमने शॉर्ट फॉर्म में जाना और इसको एलोबरेटली आगे डिस्कस करेंगे। एक टर्म बहुत ज़्यादा चर्चा में है आजकल, लाइसिटे। फ्रांस में एक वर्ड यूज़ होता है लाइसिटे। ये लाइसिटे वर्ड क्या करता है? कंप्लीट सेपरेशन करता है रिलीजियन का स्टेट से। अब इसमें एक ये वर्ड इसलिए 1963 या फिर 1963 से पहले क्या होता था, जो मुस्लिम कंट्रीज़ थी, मुस्लिम कंट्री मतलब मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ थी, तो वहाँ पर माइग्रेंट क्राइसिस नहीं था। तो जब माइग्रेंट क्राइसिस नहीं था तो फ्रांस में होमोजिनिटी थी। अब होमोजिनिटी क्या होता है? यहाँ पर मेनली जो यहाँ की पॉपुलेशन थी वो होमोजीनियस थी। होमोजीनियस का मतलब है सब इंग्लिश बोलते थे, एक रिलीजन को फॉलो करते थे, एक से कल्चर को फॉलो करते थे। तो इससे क्या होता था कि वहाँ पर इजीली हो गया था लाइसिटे वर्ड का यूज़ होना, क्योंकि रिलीजन को कंप्लीट सेपरेशन कर दिया गया था स्टेट से। चर्च का कोई रोल नहीं रहेगा स्टेट की
पॉलिटिक्स में, ठीक है। यहाँ पर जो है लोग अपने जो रिलीजियस सिंबल हैं, रिलीजियस क्लॉथ हैं, वो बाहर पहनकर नहीं आ सकते थे। मगर 1960 के बाद क्या हुआ, 1960 या 1950 के बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स आए। माइग्रेंट्स में बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोग आए, उन्होंने डिफरेंट क्लॉथ पहनना स्टार्ट किए। जैसे अबाया, मुस्लिम्स में अबाया एक विमेंस पहनती हैं। तो रिसेंटली यही कंट्रोवर्सी हुई है कि स्टेट ने अबाया पब्लिक में पहनने को मना कर दिया है। तो ये चीज़ लाइसिटिव वर्ड जो है वो कंप्लीट सेपरेशन के बारे में, जैसा कि हम जानते हैं इंडिया में सेकुलर वर्ड जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया। आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, जो सेकुलर वर्ड है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया। सेकुलर वर्ड का मतलब है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यहाँ पर है कि हम सभी धर्मों के साथ एक सा व्यवहार करेंगे। मतलब यहाँ कंप्लीट सेपरेशन नहीं है, धर्मों की अच्छी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट यूज़ करती है, उसको पॉलिसी मेकिंग में धर्म की अच्छी चीज़ें एजुकेशन में यूज़ की जाती हैं। मगर आप यही चीज़ वेस्टर्न कंट्री में देखेंगे, अमेरिका में देखेंगे, फ्रांस में देखेंगे, वहाँ पर धर्म को कंप्लीट सेपरेट रखा जाता है। यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, जिसने प्रियम्बल को आगे बढ़ाते हुए सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित किया था, ठीक है। तो ये चीज़ हमने फ्रंट पेज से देखी। आज के और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हम देख लेते हैं जो हमने डिफरेंट न्यूज़पेपर से ऐड किए हैं और द हिंदू से ऐड किए हैं। नॉर्थ कोरिया ने अभी टेस्ट फायर किया है मिसाइल का। तो नॉर्थ कोरिया ने जो न्यूक्लियर अटैक मिसाइल है, जिसमें न्यूक्लियर बम को रखा जाता है, अक्सर नॉर्थ कोरिया टेंशन प्रोड्यूस करता रहता है नेबरिंग कंट्री में मिसाइल को फायर करके या फिर मिसाइल को इंट्रोड्यूस करके। तो हम नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर देख लेते हैं किस किस से मिलता है। देखो, अगर नॉर्थ कोरिया का नॉर्थ में देखोगे तो चाइना से मिलता है और रसिया से मिलता है। ये कंफ्यूजिंग, ये इंपॉर्टेंट है। रसिया जो है बहुत कम बॉर्डर मिलाता है और इसकी कैपिटल जो है पेंगयांग है। येलो सी इसके वेस्ट में मिलता है। सी ऑफ जापान, जिसे ईस्ट सी कहा जाता है, वो ईस्ट में मिलता है। और साउथ कोरिया जो है इसके साउथ में है। और तेबेक माउंटेन जो है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को मिलाता है। और जो चैनल जब इसके नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जब बैलेंस स्टेबलाइज हुआ, बैलेंस स्टेबलाइज का मतलब है जब बार समाप्त हुई तो 38 डिग्री चैनल यहाँ पर बना। 38 डिग्री क्या है, एक पैरेलल लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जो जाती है। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर यहाँ है 23.5 डिग्री तो 38 डिग्री उसके ऊपर है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो हम यहाँ पर नॉर्थ कोरिया का मैप दोबारा से वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं। तो देखिए, आप वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया के नॉर्थ में चाइना है और इधर रसिया है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। ईस्ट में ईस्ट सी है, जिसे सी ऑफ जापान कहा जाता है। वेस्ट में येलो सी है, ठीक है। और साउथ में ईस्ट चाइना सी है। ये है इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम देख लेते हैं बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि अक्सर नॉर्थ कोरिया क्या करता है, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर देता है। बैलिस्टिक मिसाइल की एक खासियत होती है कि ये इनिशियली प्रोपेल्ड होती है। मतलब इसमें इंजन जो है इनिशियली वर्क करता है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं करता। जबकि आप क्रूज मिसाइल देखेंगे तो क्रूज मिसाइल सेल्फ प्रोपेल्ड होती है, मतलब लॉन्ग टर्म तक इसकी फ्लाइट चलती है, एंड ऑफ इट्स फ्लाइट, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल में रॉकेट इंजन होता है, जबकि क्रूज मिसाइल में जेट इंजन होता है। अदर चीज़ क्या है, ये लॉन्ग रेंज होती है, बहुत ज़्यादा लंबी रेंज में होती है और एटमॉस्फेयर को लीव कर जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछेगा बैलिस्टिक मिसाइल एटमॉस्फेयर को लीव नहीं कर पाती है, जबकि क्रूज मिसाइल जो है वो एटमॉस्फेयर को लीव कर जाती है। वहीं गलत हो जाएगा। क्रूज मिसाइल की एक खासियत है, मान लो ये लैंड है तो क्रूज मिसाइल इतनी प्रिसाइज होती है कि वो नीचे नीचे चलती है और बहुत छोटे छोटे टारगेट को अटैक कर सकती है। जबकि आप बैलिस्टिक मिसाइल देखेंगे वो पैराबोला बनाती है। देखो लैंड है तो ये पैराबोला बनाती है और अर्थ के एटमॉस्फेयर से एक बार निकल के फिर इंटर करती है। तो इसका प्रिसीजन इतना स्ट्रांग नहीं होता है। यहाँ पर दो चीज़ आप जान लीजिए, क्रूज मिसाइल लैंड को मिलाते हुए चलती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल पैराबोलिक आकार बनाती है और सेल्फ प्रोपेल्ड नहीं होती, इनिशियली प्रोपेल किया जाता है फिर नहीं किया जाता। इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये अपने एटमॉस्फेयर को छोड़ देती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को, फिर उसके बाद जो है दोबारा से एटमॉस्फेयर में आती है, जबकि क्रूज मिसाइल अर्थ के एटमॉस्फेयर में रहती है। और
बैलिस्टिक मिसाइल लो प्रिसीजन होता है, मैंने बताई है आपको, और ये वर्क करती है ग्रेविटी पर और कोरलिस फोर्स पर, जबकि क्रूज मिसाइल का हाई प्रिसीजन होता है, कांस्टेंट प्रोपेल्ड करती है। रेंज जो है बैलिस्टिक मिसाइल की बताओ बहुत 12,000 तक होती है, जबकि इसकी 500 किलोमीटर होती है। आगे यही चीज़ हम दोबारा से देख लेते हैं। देखो आपका दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। इसमें क्या बताया गया है कि रेंज जो है 15,000 तक होती है बैलिस्टिक मिसाइल की, जबकि इसकी 1,000 से 4,000 लिखी है, वही 5,000। एल्टीट्यूड हाई होता है, मैंने बताई है, ये पूरा ऐसे पैराबोलिक एल्टीट्यूड बनाती, लो एल्टीट्यूड होता, अर्थ से मिलकर चलती है ऐसे, ठीक है। प्रिसीजन लो होता है, ये मैंने बताई है, और स्पीड 25,000 किलोमीटर पर आवर होती है, इसकी 1,000 किलोमीटर पर आवर। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा इससे पूछा जाता है, ठीक है। अगला आर्टिकल देख लेते हैं, गोल्ड। क्या हुआ है रिसेंटली, आरबीआई क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा गोल्ड एक्वायर कर रही है व्हेन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है वो लेफ्ट कर रहे हैं इंडिया। मतलब ये कहना चाह रहा है इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है, तो फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाने के लिए इंडिया गोल्ड एक्वायर कर रहा है, मगर क्या है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हमारी कंट्री छोड़कर जा रहे हैं। ये जो न्यूज़ है ये बहुत पहले की न्यूज़ है एक्चुअली। जो ये जो सेकंड लाइन यूज़ हुई है, फॉरेन पीएफआई लेफ्ट इंडिया, ये पहले कंडीशन थी जब इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, जब अमेरिका ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए थे। देखो क्या होता है, मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बता देता हूँ। मान लो ये अमेरिका है और इंडिया है, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कौन होते हैं? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वो होते हैं जो थर्ड पार्टी के थ्रू, मान लो ये कोई पर्सन है, थर्ड पार्टी के थ्रू यहाँ इंस्टीट्यूशन में जाएगा और कहेगा मेरे 2 रुपये इन्वेस्ट कर दो आप इंडिया में जाकर, तो ये इंस्टीट्यूशन इनडायरेक्टली इसके पैसे इन्वेस्ट करेगा फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को पता चला कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, तो हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ेगा, तो ये एफपीआईज क्या है, इंडिया छोड़कर अमेरिका जाने लगे, ठीक है। जब ये इंडिया छोड़कर अमेरिका जाने लगे तो इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस इमर्ज होने लगे, तभी उसके बाद हमारी आरबीआई ने बहुत सारे रिफॉर्म किए और अमेरिका ने भी एक टाइम के बाद इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया, बैलेंस स्टेबलाइज किया। उससे क्या हुआ कि एफपीआई हमारे इंडिया में रुकने लगे और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगे। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था, जब भी अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर वहाँ जाकर इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पाएँ, ठीक है। तो हम एफपीआई को देख लेते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? देखो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या करते हैं, सिक्योरिटीज़ में और फाइनेंशियल एसेट में पैसिवली इन्वेस्ट करते हैं। देखो पैसिवली वर्ड यूज़ हुआ है, हर वर्ड की एक इम्पॉर्टेंस है। पैसिवली का मतलब है कि एक्टिव यूज़र नहीं होते हैं, जैसे एफडीआई होता है, अभी मैं आगे एफडीआई से कंपेयर करूँगा एफपीआई को। तो जो एफडीआई होता है वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में एक्टिव इन्वेस्टर होता है, मतलब आपकी प्रोडक्ट कितना हो रहा है, वो प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है, कहाँ बिक रहा है, तो ये एक्टिव है। पैसिव क्या, आप जो है आपको कोई मतलब नहीं है प्रोडक्शन से, अगर आपकी कंट्री में क्राइसिस आएगा तो हम भागकर चले जाएंगे, ठीक है। ये है पैसिव इन्वेस्टर है, कोई प्रोडक्शन से मतलब नहीं, स्टॉक में कर देगा, म्यूचुअल फंड में कर देगा, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई मतलब नहीं, मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं, ठीक है। देखो वही बात फिर से बताई गई है, डज नॉट प्रोवाइड द इन्वेस्टर विद डायरेक्ट ओनरशिप, कोई डायरेक्ट ओनरशिप नहीं होती है। आप इनडायरेक्टली से थर्ड पार्टी से किसी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट के बाद आप क्या करते हैं, आपको कोई मतलब नहीं होता है, जैसे जैसे इंटरेस्ट आता रहता है आप उसे लेते रहते हैं, अगर इनस्टेबिलिटी आती है तो झट से आप निकल जाते हैं, ठीक है। देखो लिखा है वोलेटाइल ऑफ मार्केट, जब वोलेटाइल होती है मार्केट तो बहुत जल्दी तेज़ी से निकल जाते हैं। अब यही बात बताइए कि किस किस में इन्वेस्ट करते हैं, ये स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में करते हैं, एडीआर में करते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट में और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट में, ठीक है। अब ये जो है एफपीआई कैपिटल अकाउंट में शो होते हैं। देखो कोई भी 2 अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होता है और एक होता है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, जो आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो शो होता है, और ये करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात होती है कि आपकी कंट्री से कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको करंट अकाउंट में शो करते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब यही बात बताई गई है कि एफपीआई के रेगुलेशन 2019 के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कर दिए
पहले 2014 के हटा दिए। देखो इसे हॉट मनी कहा जाता है, कितना इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़ हुई है। आप यहाँ देखोगे इसे हॉट मनी कहा जाता है। हॉट मनी इसलिए कहा जाता है जैसे ही फर्स्ट साइन होता है ट्रबल का, जैसे ही किसी कंट्री में क्राइसिस होता है तो एफपीआई तुरंत भाग जाते हैं, तुरंत के तुरंत भाग जाते हैं और वो कैसी ही वोलेटिलिटी को सह नहीं पाते हैं। ठीक है, यही बात बताई गई है कि एफपीआई इज़ ऑफन रिफर्ड एज हॉट मनी। हॉट मनी इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब बेनिफिट क्या है एफपीआई के? देखो बेनिफिट अब हम लोग देख लेते हैं। एक्सेसिबिलिटी टू इंटरनेशनल क्रेडिट। एक्सेसिबल मतलब ये जो है हमें इंटरनेशनल क्रेडिट प्रोवाइड करवाता है, जिससे हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है, कंट्री की क्रेडिट रेटिंग बढ़ती है, और जब रेटिंग बढ़ती है तो इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। जब इन्वेस्ट करते हैं तो फॉरेन मनी आती है, हमारा एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है। जब एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है तो हम फॉरेन से टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, फॉरेन से अच्छी क्वालिटी का इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम ये पॉइंट इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, ये मेंस पर्सपेक्टिव से है, मगर क्या हो गया है, यूपीएससी का टारगेट जो है अब मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा हो गया। यूपीएससी डाइसी हो गया है प्रीलिम्स का। आप देखेंगे अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चन देखेंगे तो मेंस से रिलेटेड ज़्यादा वो क्वेश्चन पूछने लगा है। अगर आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज़्यादा याद करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। कोई संस्था कब स्टेबलाइज हुई, कोई संस्था कहाँ पर उसका हेडक्वार्टर है, ये चीज़ें बेसिक हैं जो आपको पता होना चाहिए। मगर क्वेश्चन क्या आ रहा है कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मतलब उस क्वेश्चन में सब्जेक्टिविटी है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट। मैंने बताई है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा स्टॉक मार्केट में, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल को हम खरीद सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। वही बात यहाँ पर बताई गई है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे, कैपिटल का इनफ्लो होगा, सिक्योरिटीज़ का सेलिंग होगी तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। प्रमोट द डेवलपमेंट इन इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट क्या होता है? वही जो हम जो स्टॉक वगैरह बेचते हैं, खरीदते हैं, वो सभी इक्विटी मार्केट के अंदर आता है। और अल्टीमेट ड्राइव द मार्केट इफिशिएंसी, वही बात बताई गई है। ओवरऑल वही ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट को इफ़िशिएंट बनाना, इफ़ेक्टिव बनाना, कॉम्पिटिटिव बनाना और कोऑपरेटिव बनाना और कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना। मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में जो ग्लोबलाइजेशन है उसको बल दिया जाता है ऊपर ओवर एफपीआई का यूज़ करके। अब इसके हम मेन डिफरेंस देख लेते हैं कि एफपीआई और एफडीआई में डिफरेंस क्या है। देखो एफपीआई और एफडीआई का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहला डेफिनीशन क्या कह रही है? फॉरेन इन्वेस्टर टू ऑब्टेन सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, मतलब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। मैंने आपको बताया ही नहीं है, ये एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि एफपीआई इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैंने बताया एफपीआई थर्ड पार्टी के थ्रू करते हैं। यहाँ एक बंदा है, ये इंस्टीट्यूशन है, ये कंट्री है, तो यहाँ पैसा दे देंगे, ये इंस्टीट्यूशन यहाँ इन्वेस्ट कर देगा, कोई भी बिना नाम बताए। तो ये जो है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जबकि एफडीआई क्या है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, देखो फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक में, बॉन्ड में, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रोल ऑफ इन्वेस्टर, एक्टिव इन्वेस्टर होता है, मैनेजमेंट। एफडीआई में डिग्री ऑफ कंट्रोल लो होता है। जो एफडीआई होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जबकि एफपीआई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। मैनेजमेंट इसमें इफिशियंट होता है, इसमें कंपेरेटिवली लेस इफिशियंट होता है। मैंने आपको बताया ही है कि जो टर्म होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है एफडीआई में, और इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। मैनेजमेंट इफिशिएंट इसीलिए होता है क्योंकि ये आपकी इक्विटी में शेयर करते हैं, आपके मैनेजमेंट में शेयर होता है, जबकि ये कंपेरेटिवली लेस इसलिए होता है क्योंकि ये स्टॉक में शेयर करते हैं, तो इन्हें कोई मतलब आपके मैनेजमेंट से होता नहीं है। फिजिकल एसेट में करते हैं ये लोग शेयर, मैंने आपको बताया, ये फाइनेंशियल एसेट में करते हैं। एंट्री और एग्जिट इसका डिफिकल्ट होता है एफडीआई का, जबकि इसका रिलेटिवली लो होता है। जैसा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि लो इसका इजी इसीलिए होता है क्योंकि जैसे ही ये इंस्टीट्यूशन इनके देखते हैं अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो इंडिया से ये तुरंत चले जाते हैं, जबकि एफडीआई क्या करते हैं, ये मैनेजमेंट में इन्वेस्ट कर लेते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं, तो इंडिया से या फिर किसी भी कंट्री से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और एफडीआई के देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो हमारे ट्रांसफ़र फंड को तो ट्रांसफ़र ये भी करता है कैपिटल इनफ्लो का एफपीआई भी, मगर एफडीआई से टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है। फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं तो वो इफ़िशिएंट इन्वेस्टर होते हैं, वो टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं फॉरेन कंट्री से,
और बहुत सारी जो इनफ्लो होती है टेक्नोलॉजी की, कैपिटल की और साइंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, वो होती है। रिस्क जो होता है इसमें स्टेबल होता है, इसमें वोलेटाइल होता है। जब इतनी जल्दी आएंगे जाएंगे तो इसका इन्वेस्टर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। और अब आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो FDI और FPI और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के पूछे गए हैं। देखो इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आइटम इज इंक्लूड इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मतलब कौन कौन से आइटम जो है इस ग्रुप में दिखाते हैं कि वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को शो कर रहे हैं। तो देखो पहला क्या है, फॉरेन करेंसी एसेट, स्पेशल ड्राइंग राइट एंड लोन फ्रॉम फॉरेन कंट्री, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड होल्डिंग बाई RBI। तीसरा ऑप्शन क्या, फॉरेन करेंसी एसेट, लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक SDR, और फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड होल्डिंग ऑफ RBI एंड लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। देखो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, देखो हमारे इसने पूछा है इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या क्या आइटम शो करता, क्या इंक्लूड करता है। देखो इसमें फॉरेन करेंसी एसेट इंक्लूड होती है, गोल्ड होल्डिंग ऑफ RBI और SDI होता है, ठीक है। इसमें ये नहीं होता, लोन से कोई मतलब नहीं होता, ये गलत है। गोल्ड होल्डिंग बाई RBI एंड लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक ये नहीं होता है, लोन नहीं होता, ये होता है फॉरेन करेंसी और गोल्ड होल्डिंग। स्पेशल ड्राइंग पहले में क्या है, लोन, फिर से लोन, लोन से देखो कोई मतलब नहीं होता। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो होती है फॉरेन करेंसी होती है, जिसमें 5 टाइप की करेंसी होती है, और लोन नहीं होता है, और देखो गोल्ड होल्डिंग होता है RBI का और SDR होता है, इसीलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन रिलेटेड है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। रेफरेंस जो है दिया गया है, विद द रेफरेंस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर इट्स मेजर कैरेक्टर, इट इज लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल इनफ्लो। मतलब आप देखो कोई भी आप जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसका मेन पर्पस तो यही रहता है ना कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका जो डेट क्रिएट ना हो। जितना कम डेट होगा उतनी कंट्री की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, और क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट रेटिंग बढ़ेगी, क्रेडिट रेटिंग बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो हमारी कंट्री प्रॉस्परस होगी। यही मेन पर्पस होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखो हम अदर ऑप्शन देख लेते हैं। अदर ऑप्शन क्या कह रहा है, इट इज इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट एसेंशियल इन लिस्टेड कंपनी। ये कोई यहाँ पर कंडीशन नहीं है, लिस्टेड कंपनी होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन हम देख लेते हैं, इट इज इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व डेट सर्विंग। ये भी गलत है, डेट सर्विंग ये कौन सी बात हुई, ये बिल्कुल साफ साफ गलत आंसर है। इट इज इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये भी गलत है। कोई ज़रूरी नहीं है हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करें, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो पहला ऑप्शन मैंने बता दिया, लिस्टेड कंपनी में कोई ज़रूरी नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखो, इन्वॉल्व डेट सर्विंग इन्वेस्टमेंट, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन बी एकदम राइट है। इस तरह से ये 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है और ऊपर वाला 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ऐसे एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आंसर पर ईजिली पहुँच सकें। तो आज हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए, इसमें